बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबके। आज ही शुरू करते हैं जी अपना ब्लॉग नंबर 6 और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बातचीत विद मलिक हसन। आज ही कुछ बातें करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी उतनी ज़्यादा हौसला अफजाई होगी और ज़्यादा मेहनत करने का फिर दिल भी करता है जी। नाज़रीन, बात का आगाज करते हैं जी कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों से आप लोगों ने देखा होगा जो धुमर चौकड़ी लगी हुई है इस्लामाबाद में हुकूमत के साथ, जो है ना वो गेम डल चुकी है, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है मामला जो है काफी हद तक गड़बड़ हो चुका है। अहम बात यह है कि जी गुज़िश्ता रात जो कुछ भी हुआ, कुछ चंद रातों में जो कुछ भी हुआ, उसमें किसने किसको धोखा दिया। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है कि अगर ये अमेंडमेंट ना हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हुकूमत के साथ क्या कुछ हो सकता है। तो ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है कि, और इसके साथ साथ ये भी हम करेंगे कि आइन का जो मुसवदा था वो कहाँ से लीक आउट हुआ। ये सारी सूरत हाल और ये सारे हालात व वाक़यात जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, ये कैदी नंबर 804 जो है वो आराम सुकून से बैठकर ही इंजॉय कर रहा है, सारी सूरत हाल को देख रहा है। इमरान खान साहब का ईमान है कि अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है, बेशक, तो उनको कोई टेंशन नहीं है। वो जेल में बैठकर कैदी नंबर 804 जो है ये सारी सूरत हाल को देखकर कह के भी लगा रहा है और एंजॉय भी कर रहा है। अब आईनी तरमीम का जो मुसवदा छुपाने की जो तदबीर थी वो इसलिए थी कि इस तरमीम में इंतहाई खतरनाक जो है वो क्लॉजेस उन्होंने शामिल की हुई थी। अब चूंकि ये मुसवदा लीक आउट हो चुका है और वो क्लास ऐबान ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया के चीफ जस्टिस होंगे। इस सब में सेनेटर हैं जी इसके जीओआई फे के कामरान मुर्तजा साहब, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की है। उन्होंने कहा जी तरमीम में जो खतरनाक चीजें थी वो हमने निकाल दी हैं। मौलाना साहब ने कहा है हुकूमत को जी हमें कम से कम 1 महीने का टाइम चाहिए इस मुसवदे को पढ़ने का, इसकी टेक्निकलिटीज देखने का, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे। तो फिलहाल के लिए वी आर सॉरी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर हो चुकी है कि ये आईनी तरमीम को जो है वो गैर कानूनी करार दे दिया जाए। इसके बाद एक मजेदार खबर है जी कि नजम सेठी साहब एक सीनियर सहाफी हैं, जिनके नाम से सारे ही वाकिफ होंगे, जो कि नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं, इनके घर के फर्द समझे जाते हैं। उन्होंने बताया है कि जी पैगाम आया है कि अगर आईनी तरमीम ना हुई तो आप सब लोग घर जाएंगे और इस सब के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपको भुगतने पड़ेंगे। और वाज़ेह कहा है कि देन व्हाट एवर वी वांट टू डू हम करेंगे और वो एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। ये जी अब इनका अपना बंदा है नजम सेठी साहब, नून लीग का नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी साथी समझे जाते हैं। तो उन्होंने ये पैगाम, अब आप लोग समझ जाएंगे पैगाम किसका ये कन्वे कर रहे हैं, इनको किसने इनको पैगाम दिया था, जो कि इन्होंने नवाज शरीफ साहब को पैगाम पहुंचा और उन्होंने अपने शो में जो है ना ये बात बताई है। इसके बाद जी फैसल वाडवा साहब है, सेनेटर हैं, जिनकी कोई पार्टी नहीं है, बड़ी पार्टी है जी इनकी, उनके ये सेनेटर हैं। उन्होंने भी, वो भी हुकूमत पर चारे दौरे हैं। वो फरमाते हैं जी कि आईनी तरमीम के ना होने पर साबित हो गया कि हुकूमत ना अहल और निकम्मी है। वैसे इस बात में कोई शक भी नहीं है, ना कोई दूसरी राय है, हुकूमत तो वैसे ही निकम्मी है। अगर निकम्मी और नालायक ना होती तो इस तरह के काम ना करती हरगिज़ भी। नाज़रीन, ये जो आईनी तरमीम पेश की थी इसके पीछे एक मीटिंग हुई थी, उसका सियाको सबक मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। 12 सितंबर को एक मीटिंग हुई जिसमें नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया और उसमें उनको बताया गया जी एक आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं, और जो इनके हैंडलर थे जिन्होंने इनको मैं क्या कहूँ अब लफ्ज इस्तेमाल करूं कि कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, कि वो लोग जिन्होंने इनको अकोमोडेट करना था उनके नुमाइंदे भी बैठे हुए थे। और उस तरमीम में नवाज शरीफ साहब को ये नहीं बताया गया कि तरमीम है क्या। उस मीटिंग में नवाज शरीफ साहब और मरियम सफदर साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और इनके जो भी करीबी इनके लोग हैं वो सारे उस मीटिंग में मौजूद थे। और ये सब बताया कि जी हम ये वीकेंड पर हम ये कार्रवाई डालने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अटैक हम करने जा रहे हैं।
तो इतवार को जी नवाज शरीफ साहब पहुंच गए इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पहुंचकर इनको पता लगा कि जी हमारे तो नंबर ही पूरे नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब ने खुद ही मौलाना फजलुर रहमान साहब से कांटेक्ट करने का इरादा किया। उन्होंने कांटेक्ट किया, उनसे मुलाकात की। तो मौलाना साहब ने कहा जी ठीक है, लेकिन पहले आप हमें वो मुसव्विदा तो दिखा दें। लेकिन उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा जी मुसव्विदा तो मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता भी है क्या। तो मौलाना साहब ने इस पर कहा जी देन सॉरी, तो इस तरह से हम नहीं कर सकते, पहले जो आईनी प्रोसेस है मुसव्विदा हाउस में पेश करें, उसमें मतलब है कि सारे उस पर डिबेट करें, उसके जो क्लॉजेज हैं उसको देखें, पढ़ें, समझें। अगर किसी को एतराजात हैं तो वो एतराजात लें, उनको दूर करें, फिर जाके हम आपके साथ हैं। अदरवाइज ऐसे आपको भी पता नहीं है कि भी तरमीम है क्या, लेकर हम सॉरी हम आपका साथ नहीं दे सकते। तो इसमें नवाज शरीफ साहब जो है नाकामी पर काफी नाराज हुए और वो वापस लाहौर चले गए। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं जी जिस तरह से इनको पाकिस्तान जब ये आए थे इनको मैनेज किया गया था, तो इस तरह से इनकी सारी चीजें मैनेज हो जानी चाहिए। अब देखिए इनको मतलब बुलाया गया कि नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि जब मैं आऊंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इलेक्शन ये लड़े और बेचारे मतलब बेचारे कहा जा सकता है इनको, डॉक्टर यास्मीन साहिबा की सीट पर से इनको बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती फॉर्म 47 में इनको जितवाया गया। तो जैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे चीजें इनके लिए मैनेज की जाएंगी, तो उस तरह से कुछ भी नहीं हुआ। अंसार अब्बासी साहब हैं जी, नवाज शरीफ साहब का नून लीग के काफी करीबी समझे जाते हैं। उनका कहना है जी नून लीग का हुकूमत में रहना या ना रहना आईनी तरमीम पर मुनसर करता है। मतलब इनको भी किसी सोर्स से पता लगा होगा, जो भी इनके सोर्सेस होंगे, कि भी ये नून लीग वाले शहबाज शरीफ साहब पंजाब में भी और सेंटर में भी ये इनका हुकूमत में रहना ना रहना इस तरमीम पर डिपेंड करता है। अब आप लोगों को अंदाजा करें कि इस तरमीम में क्या कुछ होगा। एक बंदे को मतलब है कि किंग बनाने के लिए ये तरमीम पेश की गई है। तो ये बड़ी ही खौफनाक चीज है, मैंने तो पढ़ी हुई है, लेकिन मैं आपको अगले व्लॉग में ये सारी डिटेल थोड़ी थोड़ी करके बताऊंगा। एक और इन्फॉर्मेशन मिली है जी कि ये अगले वीकेंड पर ये शब खून मारने की दोबारा कोशिश करेंगे। तो मैं जो तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं, जो कारकुनान हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि गेम इज स्टिल ऑन। आपने देखा होगा कि पिछली रात को बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो दोबारा मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर गए हुए थे उनको मनाने के लिए कि मेहरबानी करें, अब आपने पढ़ तो लिया है मुसव्विदा क्या था क्या चीजें हैं, तो आप हमारे साथ एग्री करें। उन्होंने जो भी ऑफर्स की थी, गवर्नरशिप थी, वजारतें बलोचिस्तान में थी, वफाक में वजारतें थी, केपीके की गवर्नरशिप थी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट थी, इसके अलावा भी पता नहीं क्या कुछ उन्होंने उनको ऑफर्स की थी, जो कि बहुत बड़ी ऑफर्स हैं, कोई भी बंदा पिघल सकता है उन ऑफर्स पर। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं। अच्छा, मौलाना साहब का जो नुक्ता नजर है वो ये कहते हैं कि एक्सटेंशन का मामला इसमें टोटली तौर पे खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो हुकूमत चाहती है, पता नहीं इसकी क्या मजबूरी है। बहरहाल देखते हैं जी आगे क्या होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि गेम इज स्टिल ऑन। अच्छा, जो गवर्नमेंट का इरादा था कि ये वीकेंड पे जो शब खून मारने जा रहे थे, इनका जो मेन मकसद था वो ये था कि इन्होंने तहरीक इंसाफ के 4 बंदे उठाए हुए हैं। अब जो हुकूमत का डर था वो हो चुका है कि इनकी जो 4 बंदों की फैमिलीज थी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है कि हमारे बंदे गायब हैं, उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा वगैरह वगैरह। लेकिन इनमें से कुछ बंदे ऐसे हैं, एक आध बंदा कोई होगा जो स्किप हो जाएगा तो हो जाएगा, अदरवाइज 3 बंदे ऐसे हैं जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो जो कुछ भी हो जाए वो तहरीक इंसाफ के मंशूर के से बाहर वोट नहीं करेंगे। मतलब इस आईनी तरमीम में वो वोट नहीं करेंगे, हुकूमत जो मर्जी कर ले उनके साथ। तो यही जो हुकूमत जो है ना, इस वजह से जो हुकूमती लॉबी है वो बहुत ज्यादा परेशान है कि इन बंदों के लिए इन्होंने हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। लेकिन बाजार यही लगता है कि गेम जो है ना अभी हुकूमत के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। अच्छा जी, इसमें जो तरमीम थी 40 तरमीम थी, उनमें से बार बार एक तरमीम का मैं बड़ा जिक्र करता हूँ 63A। तो क्योंकि मेरा जो इलाका है वो इस तरमीम से डंका हुआ है, ऐसे समझे कि अफेक्टेड है। 63A में पहले यह था कि जी अगर एक पार्टी का बंदा किसी दूसरी पार्टी को वोट करता है उसकी मर्जी के बगैर, तो वो उसका वोट भी काउंट नहीं किया जाएगा और वो डी-सीट भी हो जाएगा। लेकिन इसमें तरमीम ये थी अभी जो इन्होंने पेश की है कि उसका वोट काउंट हो जाएगा और लेकिन वो बंदा डी-सीट हो जाएगा और उसे कह देंगे यार ये पैसे ले लो और तुम बाद में इलेक्शन लड़के दोबारा आ जाना। तो इस तरह का अरस्तु जो है हमारे पास भी एक मौजूद है, जो पिछले दौर में चौधरी परवेज अली साहब की हुकूमत के खिलाफ एक MP है हमारे, उन्होंने वोट किया था, वो डी-सीट हो गए थे और उनको फिर जो है ना पैसे दिए गए थे और वो दोबारा नून लीग का जो है ना MP बन के असेंबली में आया था। तो ऐसे अरस्तु हमारे पास मौजूद है, हमारे पास ये एजाज हमें हासिल है।
कल जी मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन का एक इजलास इलेक्शन कमीशन ने मुनक्किद किया है और जिसमें उन्होंने अपनी एक कॉज लिस्ट जारी की है। इसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उसके बारे में उसका जो केस था वो लगा हुआ है जी 18 सितंबर यानी कि कल वो केस लगा हुआ है। अब इस समय मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जो अपना तफसीली ऑर्डर जारी किया था 4 सफ़ों का, उसके मुताबिक बैरिस्टर गोहर साहब को उन्होंने तहरीक इंसाफ का चेयरमैन तस्लीम कर लिया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन बदस्तूर ये चीज मान नहीं रहा और उन्होंने दोबारा मतलब है कि ये केस सुनवाई के लिए डाला हुआ है। देखिए उसका क्या बनता है। अब इसमें काजी फाइज ईसा साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने इकट्ठे ही एक कार्रवाई डाली है। काजी साहब ने एक किस्म का स्ट्राइक बैक किया है। सुप्रीम कोर्ट के सब रजिस्ट्रार ने कहा है जी कि जो 8 जजेस ने एक 4 सफ़ों का तफसील जो एक जारी की थी, उन्होंने जी उस तफसील से टोटली तौर पर लाइल्मी का इजहार कर दिया और रजिस्ट्रार को कहा है जी आप रूटीन के मुताबिक इसकी कार्रवाई करें। वो कहते हैं जी कि हमें तो पता ही नहीं है कि जी ये 8 जजेस ने जो तफसील जारी की है 400 होगी, हम तो बिल्कुल हमें पता ही नहीं है किस किस्म का क्या वाक़या हुआ है। तो पार्टीज को जो है वो नोटिस जारी नहीं किए गए और जो टेक्निकलिटीज हैं उसमें वो निकाल रहे हैं। तो ये जी काजी साहब एक स्ट्राइक बैक कर रहे हैं इस चीज के लिए, मतलब आखिरी वक्त तक वो भी लड़ेंगे। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, तो काजी साहब भी का इस बात से मुझे लगता है कि इंप्रेस हो गए हैं और वो भी आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और वो इन्होंने स्ट्राइक बैक किया है। सब रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रार को कह दिया जी, लिखा है जी लेटर के आप जो है ये रूटीन के मुताबिक कार्रवाई करें। तो इस डेवलपमेंट से ये जाहिर होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है जी के गेम इज स्टिल ऑन। ये लोग कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी बका ही, इस हुकूमत की बका इस अमेंडमेंट पर खड़ी हुई है। क्योंकि जो बिग बॉस है इनके, जो माई बाप है इनके, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि आप हुकूमत में उसी कंडीशन में रह सकते हैं अगर ये अमेंडमेंट आप पास करवा लेते हैं, अदरवाइज आपको बिठाने का क्या फायदा। सिर्फ सीटें तो गर्म नहीं करवानी। तो इस वजह से काफी परेशानी चल रही है हुकूमती लॉबी में। मौलाना फजलुर रहमान साहब पर काफी प्रेशर डाला जा रहा है। जैसे कि हामिद मीर साहब ने कहा है कि एक करीबी इस्लामिक मुल्क के सरबराह है, उनसे प्रेशर डलवाया जा रहा है, जो कि मौलाना साहब के बड़े ही करीबी दोस्त हैं। मौलाना साहब क्योंकि एक मजहबी स्कॉलर हैं और उस हवाले से एक इस्लामिक मुल्क के सरबराह जो है उनके काफी अच्छे दोस्त हैं और इतने अच्छे दोस्त हैं उनके कि वो उनकी बात बिल्कुल नहीं टाल सकते। तो देखें क्या होता है। मौलाना साहब को एक किस्म की ये गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे। बहरहाल देखते हैं जी ये मौलाना साहब इस गैर जमहूरी तरमीम का साथ देते हैं या नहीं देते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो भी अपडेट होगी मैं आप सबको लोगों को बताता चलूंगा। और तब तक के लिए हम अब आज अपना ये व्लॉग खत्म करते हैं यहाँ पे, व्लॉग नंबर 6। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इससे अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अपने घर वालों का, अपने हमसायों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।